इंसान के जन्म के बाद उसके जीवन की दूसरी सबसे बड़ी घटना शादी होती है। शादी के बाद आपके नए जीवन की शुरुआत होती है, आपका नया परिवार बनता है और संतान उत्पत्ति होती है। अगर देखा जाए तो एक तरह से शादी के बाद व्यक्ति का नया जन्म होता है, क्योंकि शादी के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इसलिए शादी आपके जीवन की एक बड़ी घटना है। अब क्योंकि शादी इतनी बड़ी घटना है, इसलिए अक्सर लोग शादी को लेकर परेशान रहते हैं। खास तौर पर वो लोग जो शादी के लिए तो तैयार है, लेकिन शादी के लिए उन्हें अच्छा रिश्ता नहीं मिलता, या फिर किसी दूसरी वजह से शादी नहीं हो पा रही। आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा और आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इन सब सवालों का जवाब आपकी जन्म कुंडली में छिपा होता है, जिसे विवाह योग कहते हैं। जब आपकी कुंडली में विवाह योग स्ट्रांग होता है तो ऐसे में आपकी शादी बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से हो जाती है। और जब आपकी कुंडली में विवाह योग निर्बल होता है तो ऐसे में लोगों को शादी होने में कई सारी बाधाएं और दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। आज इस वीडियो में मैं विवाह योग के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ कि किस वजह से आपकी जन्म कुंडली में विवाह योग कमजोर होते हैं, यानी वो कौन से ग्रह हैं जो आपकी शादी नहीं होने देते। और इसके साथ ही कुछ खास रेमेडीज भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके विवाह योग को बूस्ट करेगी, बढ़ाएगी। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो आरंभ करते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कुंडली के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। देखिए, जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं तो आपको ये लग्न चार्ट बना दिखाई देगा। इस लग्न चार्ट में टोटल 12 खाने बने आपको दिखाई देंगे। इन खानों को भाव कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें हाउस बोलते हैं। इन्हीं 12 भावों में आपकी लाइफ का पूरा लेखा जोखा छिपा होता है। हर भाव आपके लाइफ के किसी खास विषय, किसी खास घटना के बारे में आपको बताता है। ऊपर सेंटर से पहला भाव शुरू होता है और सीक्वेंस में आगे चलता है। पहले भाव के बाद फिर दूसरा भाव, फिर तीसरा भाव, फिर चौथा भाव, और ऐसे ही करके अंत में 12वां भाव आता है। इन 12 भावों में से जो 7वां भाव होता है, ये 7वां भाव आपके विवाह का, आपके जीवन साथी का भाव होता है। आपकी शादी कब होगी, आपका जीवन साथी कैसा होगा, शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, शादी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको यही सप्तम भाव देता है। इस सप्तम भाव को आप अच्छे से देख लीजिए और इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इसी सप्तम भाव पर बात होगी। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। जब आप अपना लग्न चार्ट देखोगे तो इन भावों पर आपको कुछ नंबर भी लिखे दिखाई देंगे। दरअसल ये नंबर नहीं होते, ये राशियों के अंक होते हैं। हर नंबर किसी न किसी राशि को रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर का मतलब मेष राशि, 2 नंबर का मतलब वृष राशि, 3 नंबर का मतलब मिथुन, 4 नंबर कर्क राशि, ऐसे ही करके अंत में 12वीं राशि मीन आती है। 12 राशियां और उनके स्वामी आपके सामने है। आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर 3 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर मिथुन राशि है, जिसका स्वामी बुध है। यानी आपकी कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी बुध ग्रह है। अब यही बुध आपकी शादी के बारे में आपको सब कुछ बताएगा। ये नंबर यानी कि राशि हर किसी की कुंडली में बदलती रहती है, लेकिन भाव कभी नहीं बदलते। भाव हमेशा फिक्स्ड होते हैं, यानी हर किसी की कुंडली में यहीं पर सप्तम भाव होगा। आइए अब अपने टॉपिक यानी विवाह योग पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव और उसके स्वामी के ऊपर जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव होता है, वैसा ही विवाह योग आपकी जन्म कुंडली में बनता है। अगर सप्तम भाव और उसके स्वामी के ऊपर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो ऐसे में आपकी कुंडली में विवाह योग स्ट्रांग होता है। ऐसे में आपकी शादी बिना किसी दिक्कत के बड़ी आसानी से हो जाती है और आपका वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन जब आपकी कुंडली का सप्तम भाव और उसका स्वामी निर्बल होता है, उस पर पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव होता है, तो ऐसे में आपकी कुंडली में विवाह योग भी कमजोर हो जाता है। ऐसे में आपकी शादी होने में ढेरों समस्याएं आने लगती है और शादी के लिए रिश्ता पक्का नहीं हो पाता, और इसका असर शादी के बाद आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ता है। यानी कमजोर विवाह योग की वजह से आपकी मैरिड लाइफ भी खराब हो जाती है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपका तालमेल सही नहीं रहता, अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती है, और पृथकताकारी ग्रहों का बहुत ज्यादा प्रभाव होने पर तलाक के भी योग बन जाते हैं। सूर्य, शनि और राहु ये 3 मेन पृथकताकारी ग्रह होते हैं। जब ये पृथकताकारी ग्रह आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर बैठ जाते हैं या अपनी दृष्टि द्वारा सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं, तो ऐसे में आपकी जन्म कुंडली में विवाह योग कमजोर हो जाता है। और सप्तम भाव की तरह ही जब ये पृथकताकारी ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी को प्रभावित करते हैं, तो भी आपकी जन्म कुंडली में बनने वाला विवाह योग कमजोर हो जाता है। आप में से जिन भी लोगों की शादी नहीं हुई है या फिर शादी के बाद आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली खोल करके देखिएगा। आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव और उसके स्वामी के ऊपर आपको इन्हीं पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव जरूर मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि बृहस्पति पति कारक होता है, और अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए कि लड़कियों की कुंडली में बृहस्पति ग्रह पति का कारक होता है और लड़कों की कुंडली में शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है। शुक्र ग्रह आपकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव और उसके स्वामी की तरह ही जब इन पृथकताकारी ग्रहों का प्रभाव लड़की की कुंडली में बृहस्पति और लड़के की कुंडली में शुक्र के ऊपर होता है, तो भी आपकी कुंडली में विवाह योग कमजोर हो जाते हैं। ऐसे में आपकी शादी होने में समस्या आने लगती है, शादी लेट होती है और जल्दी शादी के योग नहीं बनते हैं।
अगर आपकी शादी होने में भी समस्या आ रही है, ढेरों प्रयास के बाद भी शादी के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में किस पृथकताकारी ग्रह के कारण विवाह योग नहीं बन रहा है और उस पृथकताकारी ग्रह की शांति करवानी चाहिए। अब आप ये समझ सकते हैं कि किस वजह से आपकी जन्म कुंडली में विवाह योग निर्बल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी कब होगी। देखिए, आपने दशा का नाम तो सुना होगा। जब सप्तम भाव के स्वामी की दशा अंतरदशा चलती है या सप्तम भाव के स्वामी के मित्र ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है या फिर बृहस्पति या शुक्र ग्रह की दशा अंतरदशा चलती है, तभी आपकी शादी होने के योग बनते हैं। इसके अलावा जब उन ग्रहों की दशा अंतरदशा चलती है जो आपकी शादी को सपोर्ट करते हैं, तो भी आपका विवाह योग बन जाता है। ये जो पृथकताकारी ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, इनमें से कोई पृथकताकारी ग्रह अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी बन जाता है तो इनकी दशा या इनके मित्रों की दशा अंतरदशा में भी आपके विवाह का योग बन जाता है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके किस ग्रह की दशा चल रही है। इससे आपको ठीक ठीक आइडिया लग जाएगा कि आपकी शादी कब होगी। आप सब ने अब तक आपकी कुंडली में बनने वाले विवाह योग और विवाह योग में होने वाली समस्या के बारे में काफी कुछ जान लिया है। चलिए अब बात करते हैं समस्या के समाधान के बारे में, यानी विवाह के लिए ज्योतिषी उपाय। देखिए, शादी न होने के पीछे कुंडली में कई सारे कारण होते हैं। अलग अलग लोगों की कुंडली में अलग अलग दोष होता है, जिसकी वजह से आपकी शादी होने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में कैसी भी ग्रह स्थिति हो, हर कोई ये उपाय कर सकता है। आपको इस उपाय से लाभ जरूर मिलेगा। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, शादी के लिए रिश्ता नहीं आता है या फिर रिश्ता पक्का होकर किसी वजह से टूट जाता है, वो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर पूजा स्थल में भगवान के पास रख दें और इस मंत्र का 10 माला जप करके किसी सुहागन महिला से अपने हाथ पर या गले पर बंधवा लें। ध्यान रहे, हल्दी को पीले कपड़े में गांठ बांधकर पहनना है, सिलाई नहीं करनी। इसके बाद हर बृहस्पतिवार को व्रत रखकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप बिना व्रत रखे ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर बृहस्पतिवार को जरूर करें। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको प्रतिदिन 1 माला जप करना है। इस मंत्र का जप आप तुलसी की माला से करें और अपने विवाह हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय से आपकी शादी में आ रही हर बाधा दूर हो जाएगी और विवाह योग बनने लगेंगे। दूसरा उपाय लड़कों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो पा रही। आप हर शुक्रवार सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय शिवलिंग पर इत्र अर्पित करिए और दही और गंगा जल से अभिषेक करिए। इसके बाद शिव जी को सफेद रंग के फूल चढ़ाएं और मिट्टी के दिए में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर आसन पर बैठकर भगवान शंकर और मां पार्वती को ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। बाकी के दिनों में सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय शिवलिंग के पास मिट्टी के दिए में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय के कुछ ही समय के बाद आपको इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। आपके विवाह के लिए योग बनने लगेंगे। इसके अलावा किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग करने से आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए जब आपको मौका मिले किसी गरीब कन्या की शादी में सहयोग जरूर करें। अब ये वीडियो अपने समापन की ओर आ चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।